वेलकम बैक। सो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कंस्ट्रक्टर्स का पर्पस क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास बाय सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर देयर एट्रीब्यूट्स परफॉर्मिंग एनी नेसेसरी स्टेप। ठीक। नेम क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास एंड डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो रिटर्न टाइप नहीं रहेगा कंस्ट्रक्टर्स में। अब कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स विद स्पेसिफिक वैल्यूज। अब ठीक है, इसके नीचे आते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज इट्स अ वेरी गुड पार्ट, बट हम लोग फोकस ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग पे ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादातर यूज होता है। ठीक। इनिशियलाइजेशन टास्क। Constructor can use initialization list to directly initialize members variables, which can be more efficient than assignment within the constructor body. So ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही मैंने वीडियोस इन सब पे बना के रखे हैं। तो ये मैं आप लोगों को इससे बता रहा हूँ पर्पस क्या होता है। रिटर्न टाइप इसमें नहीं होता, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर्स पास नहीं होते। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरेंथेसिस के अंदर कंस्ट्रक्टर पास होता है, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हो सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन लिस्ट की मेंबर वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने में आसानी होती है, विच कैन बी मोर एफिशिएंट देन असाइनमेंट विद इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी। ठीक है। तो अब इसका एक कोड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आए। मैं सेम, अगर मैंने रेक्टेंगल का पढ़ाया है तो मैं रेक्टेंगल ही पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्लास है, हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक फंक्शंस बनाए हैं। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने लेंथ और विड्थ की वैल्यू कर दी है 0 0 इनिशियलाइज। अब यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ की वैल्यू उसके यहाँ वाले वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी है, और विड्थ की वैल्यू यहाँ वाले विड्थ से इनिशियलाइज कर दिया है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और देन डिस्प्ले डायमेंशंस, फिर हम लोग डायमेंशंस डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना है। तो पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हम लोगों ने क्या असाइन करके रखी? 0 0 0 0 असाइन करके रखी है ना। तो मैं इसको 1.2 कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 10.3। ठीक। अब देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज पासेस होंगी वो इधर आ जाएंगी और फिर कॉल हो जाएंगी। फिर रेक्टेंगल के लिए हम लोग रेक्टेंगल 1 के लिए डिस्प्ले करेंगे डायमेंशन। हम लोग का 1 के लिए कितना आना चाहिए? 1.2 एंड 10.3। और 2 के लिए कितना आना चाहिए? 5.0 एंड 3.0। ठीक। तो ये सारी चीज़ों को याद रखो, और अब चलो कोड को कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। देखो, रेक्टेंगल 1 का आउटपुट जो है 1.2 10.3, और रेक्टेंगल 2 का आउटपुट आया 5 और 3, जो कि मैंने बोला था। अब यहाँ पर ऑब्वियसली तुम लोग को दिख रहा होगा कि जब हम लोगों ने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं पास किया। लेकिन जब हम लोगों ने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास किया तो हम लोगों ने यहाँ पे ना उस पैरेंथेसिस के अंदर उसकी वैल्यूज भी पास करी। इस वैल्यूज को तुम लोग यूजर वेरिएबल्स भी बना सकते हो, यूजर वेरिएबल्स बनाना कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। ठीक। यूजर वेरिएबल्स बनाने के लिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर अगर फ्लोट यूज कर रहे हैं तो फ्लोट a, b, सी आउट, एंटर एंटर वैल्यूज, वैल्यूज एंटर करनी है। और रेक्टेंगल 2 में ना हम लोग उन्हीं वैल्यूज को कॉल कर लेंगे। ठीक। यहाँ पे उन वैल्यूज को करेंगे इनिशियलाइज a, b। ठीक। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं। डिफॉल्ट एंटर वैल्यूज 1, 2। ठीक। तो अभी हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखो 1, 2 आ गया, लेकिन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग का कुछ नहीं आया। तो लाइक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी तुम लोग यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसके लिए भी कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, तो वो तुम लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा। आता तो मुझे भी है, लेकिन अगर मैं तुम लोग को सब कुछ पढ़ा दूंगा तो भाई फिर तुम लोगों के अंदर वो लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड होना बंद हो जाएगी। तो तुम लोगों को क्या करना होगा कि जो लर्निंग कैपेसिटी के लिए तुम लोग को यहाँ चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर देखो तुम लोग हिंट लेना चाहते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि सीधे सीधे यहाँ पे फ्लोट a, b कर लो। ठीक। फिर सी आउट डिफॉल्ट
एंटर वैल्यूज। डिफ़ॉल्ट मैंने कंस्ट्रक्टर के लिए लिख के रखा है। ठीक, अभी ना इसको सेव कर लो। अस्सी इन ए बी। ठीक, अब सीन ए और बी जो है उसको यहाँ लिख दो। अब देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक, अब हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। डिफ़ॉल्ट की एंटर वैल्यूज करो 2.3, 2.2, 2.2, और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्ड हो गया। ठीक, समझ में आया, वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आया। फिर अब हम लोग नीचे गए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए एंटर वैल्यूज करने, 20, 32। ठीक, तो देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और यहाँ रेक्टेंगल वन की वैल्यूज और रेक्टेंगल टू की वैल्यूज दोनों की वैल्यूज आ गई। तो मेरे को तुमको जो चीज़ बतानी थी वो आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी वैल्यूज लेते हैं, कैसे इसमें वैल्यूज लेते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।